देखिए, प्राचीन ज़माने में हमारे जो मंदिर होते थे, वो सिर्फ़ रूढ़ी के लिए नहीं थे, वो सिर्फ़ रिचुअल्स के लिए नहीं थे। हमारे जो मंदिर होते थे, वो अध्यात्म के एक प्रतीक होते थे, एक केंद्र होते थे। प्राचीन ज़माने में हर गाँव में एक मंदिर होता था। मंदिर मंदिर के साथ एक पाठशाला भी यूजुअली जुड़ा रहता था। एक बहुत अच्छी किताब है ब्यूटीफुल ट्री। अ, मैं आपको सुझाव दूँगा कि आप ज़रूर उसे पढ़ें, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भई हमारे प्राचीन ज़माने में भारत में शिक्षा प्रणाली कैसी थी और ये अंग्रेज़ों के आने के पहले तक की कहानी यही है। तो हर छोटे गाँव में मंदिर होता था, उसके साथ पाठशाला जुड़ा होता था, जहाँ पे लोग सिर्फ़ अध्यात्म के बारे में नहीं सीखते थे, हमारे पूर्वजों के बारे में सीखते थे, गणित के बारे में सीखते थे, साइंस के बारे में सीखते थे। मंदिरों के साथ यूजुअली एक पॉन्ड भी जुड़ा रहता था, जिसमें जो भी गाँव वाले होंगे अपना श्रमदान करके उस पॉन्ड को मेंटेन करते थे। ग्रेनरी जुड़ा रहता था, ताकि अगर सूखा आ जाए, फ़ेमिन आ जाए तो वहाँ पे खाना होगा, अन्न होगा पूरे गाँव के लिए। और वो सिर्फ़ छोटे गाँव में होता था। आप बड़े शहरों में आएँगे तो और बड़ा विशाल मंदिर होता था, जिसमें एक ज़्यादा कॉलेज जैसा बन जाता था। जैसे अपने जो प्राचीन जो विश्वविद्यालय जो थे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैन, ये सब नॉर्मली एक मंदिर या विहार के अराउंड पले-बड़े। तो यहाँ पे जो भी लोग आते थे, वो सिर्फ़ रीति-रिवाज़ नहीं करते थे, सिर्फ़ रिचुअल्स नहीं करते थे। हमारे अध्यात्म से जुड़ जाते थे, हमारे पूर्वजों की कहानियों के साथ जुड़ जाते। उन्हें ज्ञान का जो आशीर्वाद है वो मिलता, क्योंकि उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ लिख सकते। वो एक तरह से एक बैकअप भी होता था पूरे समाज के लिए, क्योंकि अगर सूखा पड़ जाए तो अन्न वहाँ से मिल जाता था, पानी वहाँ पे मेंटेन होता था। तो द टेम्पल्स वर द सेंटर ऑफ आवर वे ऑफ लाइफ। और जो पिछले 1000 साल में जो आक्रमण हुए हमारे ऊपर, पहले तुर्कियों ने, फिर अंग्रेज़ों ने, वहाँ पे एटलीस्ट जो उत्तर भारत के जो है हमारे ज़्यादा जो मंदिर थे सब ध्वस्त हो गए, ज़्यादातर। आप देखेंगे प्राचीन मंदिर बहुत कम दिखते हैं वहाँ पे। और नए मंदिरों का भी निर्माण होना अ, कई तरह से निषेध कर दिया गया था। जैसे दिल्ली में आप देखेंगे 13वीं शताब्दी से अंग्रेज़ों के आने तक, मतलब करीब 500-600 साल तक एक भी नया मंदिर नहीं बना। अगर आपको हमारे प्राचीन मंदिर देखने हैं, ये आपको दक्षिण भारत में दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे आक्रमणकारी इतने बार पहुँचे नहीं। सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी एक बार पहुँचा, औरंगज़ेब थोड़ी देर के लिए पहुँचा, टीपू सुल्तान ने कुछ जुल्म ढाए वहाँ पे, लेकिन कई मंदिर बचे रहे। तो जिस तरह से प्राचीन ज़माने में हमारे मंदिर जो केंद्र थे हमारे समाज के, और वो सिर्फ, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, सिर्फ रिचुअल्स के लिए नहीं थे, अध्यात्म के लिए थे, शिक्षा के लिए थे, कला के लिए थे, क्योंकि कल्याण मंडप होते थे सब मंदिरों के। उसे फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है। कठिनाई ये कई बार आती है कि क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने का एक कानून है कि मंदिरों का नियंत्रण कई हद तक हिंदू समाज के पास नहीं होता है। सरकार टेक ओवर कर लेती है। ये मस्जिद, गुरुद्वारा या
चर्च के साथ ऐसा सरकार नहीं कर सकती क्योंकि कानून उसकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन हिंदू मंदिरों को टेक ओवर करने की कानून ऐसी इजाजत देता है। ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है। दुख की बात है कि आज तक चला आ रहा है। तो कई जो मंदिर हैं आज के तारीख में भी, हमारे जो प्राचीन जो मंदिर भी हैं, वो सरकारी ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, हमारा समाज नहीं चलाता है। तो जो प्राचीन जो प्रथाएं थी वो कहीं ना कहीं त्याग दी गई हैं शायद। जो प्रसाद जो होता था वो गरीबों के लिए खाना होता था प्राचीन जमाने में, अभी तो वैसा होता है नहीं। जो मंदिरों के अंदर जो पाठशाला होते थे वो कई हद तक बंद हो गए सब मंदिरों में। तो मंदिरों को रिवाइव कैसे किया जाए, ये हमारे समाज के लिए मेरे हिसाब से एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और उसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए कि भाई ये कैसे किया जाए। क्योंकि हमारा समाज तभी उभर के आएगा जब हमारे मंदिर का रिवाइवल हो जाए, मंदिरों का। और जो कुछ गलतियां आ गई थी हम में पिछले 1000 साल में कि भाई कुछ मंदिरें ऐसी थी जहाँ पे भेदभाव होता था, वो सब नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर थोड़ी चर्चा की ज़रूरत है, विचार की ज़रूरत है, मंथन की ज़रूरत है और समाज को एकजुट होके इस पे काम करना पड़ेगा।